आज 8 जुलाई सुबह आपने देखा लगभग 11 बजे की बात है। 11 बजे में हमारे बिहार के जो कैबिनेट है, कैबिनेट से एक बिल पारित होता है, एक विधेयक पारित होता है। और उस विधेयक में आपने सुना कि बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि बिहार के महिलाओं को, बिहार में जितने भी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट जो नियुक्ति होती है, भर्तियाँ होती है, वे सारे भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षित सीट कर दिए गए हैं। और ख़ास तौर पे जो बिहार के बाहरी जो महिलाएं यानी लड़कियां जो थी और जो बिहार के वैकेंसी में भाग लिया करती थी, तो उनके लिए जैसा कि आपने ये भी देखा था, उनके लिए जो भी थी, पहले महिला जो जनरल था, महिला जनरल में उनको काउंट किए जाते थे। लेकिन इस बिल के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया कि बाहरी जो महिलाएं बिहार में जो आएंगी, वह पुरुष जनरल के रूप में उनको कंसीडर किया जाएगा, माना जाएगा। तो इस तरह से बिहार में एक बार फिर महिलाओं को जो सशक्त करने की बात होती है, अवेयर करने की बात होती है, नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर चौका लगाया है। चौका नहीं बल्कि छक्का कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में सरकार के द्वारा महिलाओं को कहीं न कहीं प्रेरित और महिलाओं को आकर्षित करने की एक बार फिर कोशिश की गई है। और इस तरह से हम कहेंगे कि एक बार महिलाओं के जो उनकी एक अधिकार है, इस अधिकार को लेकर के बात हो रही है। लेकिन महिलाओं से एक हमारा ज़रूर प्रश्न होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सारे क्षेत्रों में आपको अधिकार दे रहे हैं, लेकिन विधानसभा, विधान परिषद में आपके लिए 35% सीट आरक्षित नहीं कर रहे हैं। आपको कम से कम वहाँ पर भी इस बातों को रखना चाहिए कि यदि आप महिला को सशक्त बनाना चाहते हैं, सजग बनाना चाहते हैं, तो आप विधानसभा में भी क्यों नहीं 35% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दें, जो कि वहाँ पर भी जो विधायक होंगे, एमएलसी होंगे, वो भी 35% होंगे। महिलाओं के हक में वो बिल बनाएंगे, विधेयक पास करेंगे। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को इसके लिए भी सजग होने की ज़रूरत होगी। और इसी के साथ आज हम बात करेंगे बिहार में प्राथमिक और मध्य विद्यालय जो है, इसके लिए न्यूनतम शिक्षक आवश्यकताएं निर्धारित विधि बिहार में कर दी गई है। तो इस जो नया दिशा निर्देश दी गई है, इसके माध्यम से आप देखेंगे तो प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 क्लास में प्रधानाध्यापक जो हेड टीचर होते हैं सहित कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए, स्पष्ट कर दी गई है। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों के लिए प्रधानाचार्य के सहित न्यूनतम 9 शिक्षकों को होने की अनिवार्यता कर दी गई है। तो जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 31 जनवरी 2025 तक प्रत्येक स्कूल के लिए स्वीकृत और आवश्यक शिक्षकों की संख्या विवरण जो ई शिक्षा कोश है पोर्टल पर वो अपलोड करें। तो विभाग इस बात पर जोर भी देता है कि प्रत्येक शिक्षक के पास कम से कम एक समर्पित कक्ष होना चाहिए, ताकि तथा शिक्षकों की आवश्यकताओं का वास्तविक मूल्यांकन प्रत्येक विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर ही किया जाएगा। यह बिहार सरकार के द्वारा कही गई है। वहीं 1 से 120 तक छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों में 5 शिक्षक की अनिवार्यता भी कर दी गई है। 121 से लेकर 150 के बीच यदि छात्र संख्या है तो उनके लिए 6 शिक्षकों की आवश्यकता को पूरा करना है। 150 से अधिक यदि प्रत्येक अतिरिक्त 40 छात्रों के लिए एक शिक्षक अतिरिक्त नियुक्त करने की बात की गई है। तो कह सकते हैं बिहार में शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ करने की कोशिश किया जा रहा है। वहीं कक्षा 6 से लेकर के 8 की बात करें तो छात्र संख्या 105 तक के लिए जो है स्टाफ की आवश्यकताएं भी निर्धारित की गई, जैसे विज्ञान और गणित के लिए एक एक शिक्षक होंगे, सामाजिक अध्ययन के लिए एक शिक्षक होगा, हिंदी के लिए एक शिक्षक होंगे, अंग्रेजी के लिए एक शिक्षक होंगे। और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो आवश्यकता अनुसार जो हमारी लैंग्वेज होती है, जैसे उर्दू और संस्कृत, शिक्षकों की भी व्यवस्था वहाँ करने की बात की गई है। 105 से अधिक प्रत्येक 35 विद्यार्थियों के लिए कहा गया है कि एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति किया जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कहीं न कहीं शिक्षा में एक बहुत बड़ी सुधार की बात हो रही है। तो इन उपायों का उद्देश्य है कि बिहार के स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक छात्र जो अनुपात होगी उसे सुनिश्चित करना है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। जहाँ पर हम राइट टू यदि एजुकेशन की बात करें 2010, तो इसके माध्यम से भी कहा गया है कि हमारे भारत में शिक्षक और छात्र का अनुपात 30:1 होने चाहिए, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक आपको करना है। ई शिक्षा पोर्टल के बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए। तो ई शिक्षा जो पोर्टल है, तो कह सकते हैं ई शिक्षा कोष एक एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड कह सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे शैक्षिक डेटा प्रबंधन को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करने, निर्णय लेने में सुधार करने, संसाधनों का अनुकूलन और विभिन्न स्रोतों से डेटा को समेकित करके वास्तविक समय की निगरानी करने और सक्षम बनाने, जिससे कि डिजाइन किया जा सके, इसको लेके इसको डेवलप की गई है। इसका मुख्य लाभ ये होगा कि उन्नत निर्णय निर्माण होंगे, जैसे निर्णय निर्माण और संसाधन अनुकूल में सुधार के लिए डेटा को समेकित किया जाएगा। वास्तविक समय निगरानी की यदि बात करें तो निरंतर निगरानी के लिए अद्यतन जानकारी प्रदान करने की बात हो रही है। यदि इसकी हम कैपेबिलिटी यानी दक्षता की बात करें तो अकुशलता यानी अनस्किल्ड को ये दूर करती है। और इसके अतिरिक्त कह सकते हैं कि ये कम करती भी है और इनके बाध्यता को भी कम करती है और दृढ़ शासन सुनिश्चित करने की कोशिश करती है।
व्यापक दृश्य भी आप देखिएगा शैक्षिक मैट्रिक्स का समग्र जो होता है दृश्य प्रस्तुत करेगा। शैक्षिक सुधार में कहीं न कहीं गुणवत्ता और समानता में निरंतर सुधार करने का समर्थन करती है। स्थिरता और समावेशन की बात करें तो यह सतत और समावेशी के साथ साथ अच्छी तरह से प्रबंधित शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देती है। एकीकृत जो हमारे कार्य होते हैं शिक्षण मानकों के साथ साथ छात्र प्रदर्शन निगरानी और ई लर्निंग जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कई शैक्षिक कार्यों को एक मंच भी प्रदान करता है, जोड़ता है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो बिहार में भी एक शिक्षा के सुधार में एक बहुत बड़ी कदम लाई गई है। इसी को लेकर के हमारी सरकार जो है बिहार सरकार, वो प्राथमिक और मध्य विद्यालय की न्यूनतम शिक्षक आवश्यकताओं को निर्धारित कर दी गई है। अब तो खैर कहना ही नहीं, जब नया बिल आ गई है तो महिलाओं के बल्ले बल्ले हो गए। और अब तो मायने सी बात है कि बिहार में जो ट्री 4 होने जा रही है महिलाओं के लिए और आसान बना दिया गया, क्योंकि अब भाई महिलाओं के लिए 35% तो पहली बात सीट रिजर्व होगा ही होगा। उसके अलावा जो रिजर्व होंगे वो तो खैर अलग की बात है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा और कह सकते हैं कि मजबूत उनके पक्ष में करने की कोशिश की गई है।